90 कोई मैजिकल नंबर तो नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में नंबर का अपना वजन होता है, अपना ऑरा होता है। पिछले दिनों दिसंबर के महीने में जब टीवी स्क्रीन पर यह न्यूज़ फ्लैश देखी कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 90s को क्रॉस कर चुका है, तो नज़रें टीवी स्क्रीन पर वैसे ही अटक गई जैसे एक दौर में तेंदुलकर के स्कोर बोर्ड पर अटक जाती थी। और मन में वही सवाल उठा कि कहीं हमारा रुपया भी तेंदुलकर की तरह नर्वस 90s का शिकार तो नहीं हो जाएगा। खबरों के लिहाज से दिसंबर यूं तो कुछ खास नहीं था। किसी प्रकार की कोई राजनीतिक हलचल नहीं थी, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक धमाका नहीं था, कोई आर्थिक न्यूज़ नहीं थी। फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि रुपया डॉलर के मुकाबले फिसल गया, और फिसला तो फिसला सीधा 90 को क्रॉस कर गया। ग्लोबल मार्केट्स में डॉलर ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। दिसंबर महीने में यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वजह साफ थी, अमेरिका से आ रहे मजबूत मैक्रो डेटा और यूएस फेड का ये संकेत कि वो अपनी ब्याज दरें लंबी समय तक हाई बनाए रख सकता है। जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ भारत का रुपया भी प्रेशर में आ गया और नीचे की तरफ फिसलने लगा। ये कोई भारत विशेष घटना नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल डॉलर स्टोरी का एक नए पन्ने की शुरुआत थी, जो कि अब एक नया प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रुपी की कहानी की। एक कहानी जो 2500 साल पुरानी है। एक कहानी जो शुरू होती है अपने सिल्वर कॉइन के दम पर पूरी दुनिया पर राज करने से लेकर आज डॉलर के मुकाबले 90 के आंकड़े को पार करने के संजीदा मोड़ तक आने तक। इंडियन करेंसी रूपी में रूपी शब्द 6th सेंचुरी से भी पुराना है। यह शब्द इंडो आर्यन लैंग्वेज के रूप या रूपा शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर। संस्कृत में एक इक्विवेलेंट शब्द है रुपेकम, जिसका मतलब होता है सिल्वर से बने हुए सिक्के। हिस्टोरिकली इंडियन कॉइन्स ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस को डॉक्यूमेंट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाइयों में कई सारे सिक्के मिले हैं जिन्होंने एंशियंट, मिडेवल और प्री कॉलोनियल टाइम के ट्रेड, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस को बखूबी डॉक्यूमेंटेशन करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। भारत में कॉइन्स की शुरुआत पंचमार्क कॉइन के साथ हुई, जो 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी के बीच में जारी किए गए थे। ये पंचमार्क कॉइन सिल्वर के बने होते थे और इनको बनाने के लिए कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो सिल्वर को पिघला करके पतली शीट्स के रूप में डाला जाता था और उनको इक्वल वेटेज के कॉइन्स में बराबर बराबर काट लिया जाता था। इन पंचमार्क कॉइन की खास बात ये होती थी कि इनके ऊपर पंच करके मार्किंग की जाती थी और इन मार्किंग के अंदर किसी राजा के रॉयल पैट्रोनेज में बने हुए एम्बलम या फिर कोई राजशाही से बना हुआ कोई सिंबल होता था, जैसे कि टाइगर, लॉयन, सन। इस प्रकार के सिंबल से उस दौर में सिक्के जारी किए जाते थे। उस जमाने में वेट सिस्टम कुछ था नहीं, तो नेचुरली सिक्कों का वेट तय किया जाता था। कैसे होता था ये आप जानकर शौक रह जाएंगे कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था गुंजा के सीड्स का। जी हाँ, गुंजा के फूल में जो सीड्स आते थे उनकी एक नेचुरली प्रॉपर्टी होती है कि उन सीड्स की सबकी साइज एक जैसी होती है और सबका वज़न भी इक्वल होता है। तो गुंजा का एक सीड लगभग 0.11 ग्राम का होता है और इस तरह से जिस साइज़ का भी सिक्का बनाना होता था, जिस वेट का सिक्का बनाना होता था, उसके इक्विवेलेंट गुंजा के सीड को इस्तेमाल करके उसका वेट फिक्स किया जाता था। तो उस ज़माने में गुंजा के सीड्स को बोलते थे रत्ती। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये रत्ती वही रत्ती है जिसका ओरिजिन लगभग आज से 2500 साल पुराना है। भारत का आधुनिक रुपया आज से लगभग 500 साल पहले 1540 में शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया। ये रुपया कॉइन 11.66 ग्राम यानी कि 1 तोले का। शेरशाह सूरी के बाद मुगल्स आए, उन्होंने उस सिक्के को एज इट इज़ अपना लिया और वो सिक्का मुगल साम्राज्य के बढ़ने के साथ ही भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ बनता चला गया। मुगलों के पतन के साथ ही जब ब्रिटिश का भारत में आगमन हुआ तो ब्रिटिश ने भी उस रूपी कॉइन को एज इट इज एक्सेप्ट किया और सन 1835 में कानून पास करके इस सिल्वर कॉइन को भारत का लीगल टेंडर घोषित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले ब्रिटिश करेंसी पाउंड स्टर्लिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। पाउंड यानी कि इंडियन रुपीस की तरह एक करेंसी है जिसका पूरा नाम जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। इसको नॉर्मल भाषा में पाउंड स्टर्लिंग भी बोला जाता है। यहाँ पर स्टर्लिंग पुराने ज़माने में ब्रिटिश द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉइन्स की प्योरिटी को बताता है।
मिडिल एज में ब्रिटिश द्वारा लगभग 92.5% प्योरिटी के सिल्वर कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे, उनको पाउंड बोला जाता था। क्योंकि और भी कई सारे कंट्रीज़ में पाउंड नाम की करेंसी चलती थी, इसलिए उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्रिटेन करेंसी को पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है। तो आगे जब भी हम पाउंड करेंसी के बारे में बात करेंगे, पाउंड स्टर्लिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम ब्रिटिश पाउंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। उस दौर में यानी कि आज़ादी के पहले ब्रिटेन ने अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पैक किया हुआ था। यानी कि जितनी करेंसी ब्रिटेन के बैंक मार्केट में इशू करते थे, उतनी करेंसी के अगेंस्ट ब्रिटेन के बैंक अपने पास गोल्ड का रिजर्व रखते थे। क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन ट्रेड का एक बड़ा हब था, कई सारे देश उसकी कॉलोनीज थे और कई सारे बड़े कंट्रीज़ के साथ उसके ट्रेड हुआ करते थे। तो जितने भी उसके कॉलोनाइज कंट्री थे, उनका ट्रेड भी ब्रिटेन के थ्रू ही होता था। तो ब्रिटेन एक बड़ा ट्रेड सेंटर होने की वजह से अपनी करेंसी को गोल्ड में रखता था, लेकिन इंडिया जो कि उसकी कॉलोनी था, उसको उसने जानबूझकर उसकी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पैक करने की बजाय सिल्वर के अगेंस्ट पैक किया। सिल्वर के अगेंस्ट पैक करने के कारण इंडिया को नुकसान ये हुआ कि 1893 के अंदर 1893 में जब यूएस ने सिल्वर माइनिंग स्टार्ट किया, तो सिल्वर के मार्केट प्राइस क्रैश हो गए। अब चूंकि इंडिया का सारा फॉरेक्स सिल्वर स्टर्लिंग में था, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू भी नीचे आने लगी। और इसका असर ये हुआ कि भारत को अपना करेंसी डिवेल्युएट करना पड़ा। यानी कि पहले जो करेंसी 1 शिलिंग 6 पेंस हुआ करती थी स्टर्लिंग के अगेंस्ट, उस करेंसी की वैल्यू घट करके 2 शिलिंग 12 पेंस हो गई। 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेपर करेंसी एक्ट पास किया और उसके अकॉर्डिंग भारत में पेपर करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद पेपर करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की और उसके बाद उसको राइट्स दिए कि वो भारत में किसी भी करेंसी को प्रिंट करने का इनिशिएटिव ले सकती थी। और उसी इनिशिएटिव के तहत सबसे पहले उन्होंने ₹5 का करेंसी नोट इशू किया। 1939 तक ब्रिटिश की ये व्यवस्था, रुपीज़ स्टर्लिंग एक्सचेंज की ये व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही थी। लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के साथ ही ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी और धीरे धीरे उसके प्रेशर में उसने उन सभी कॉलोनाइज कंट्रीज़ को एक एक करके इंडिपेंडेंस देना शुरू किया। इसी प्रक्रिया में भारत को भी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, किंतु आज़ादी मिलने के समय ब्रिटेन ने जो भी ट्रेड की वजह से भारत का फॉरेक्स एक्सचेंज जमा हुआ था, उसको पे करने से मना कर दिया इन द सेंस उन्होंने कहा कि ये सारा फॉरेक्स रिजर्व इस समय हमारे अकाउंट में जमा रहेगा और आपको बाद में पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि इस समय ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। लिहाजा इंडिपेंडेंस के समय भारत का पूरा फॉरेक्स रिजर्व ब्रिटिश अकाउंट में था, जो कि टोटली सिल्वर स्टर्लिंग के फॉर्मेट में था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ ही अमेरिका के अंदर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ। इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में कई सारे बड़े डिसीजन लिए गए, जिसमें वर्ल्ड बैंक की स्थापना, IMF की स्थापना के साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि दुनिया के जितने भी कंट्री हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट पैक करेंगे। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आगे बार बार होने वाला है, जिनमें एक है BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास एक रजिस्टर जैसा है, जिसमें वो उस देश में आने वाली फॉरेन करेंसी और उस देश से बाहर जाने वाली फॉरेन करेंसी का हिसाब किताब रखता है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक बैंक का एक ऑफिस है, जिसमें एक मैनेजर अंदर बैठा हुआ है और बैंक के ऑफिस में 2 विंडोज़ उसने खोल रखी है। एक विंडो का नाम है करंट अकाउंट और दूसरे विंडो का नाम है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की जो विंडो है, उस विंडो के ऊपर उन चीज़ों को लेन देन के लिए सेटलमेंट किया जाता है जो कि डे टू डे बेसिस पर होती है। यानी कि कोई भी मर्चेंडाइज का जो ट्रेड होता है उसका, किसी भी सर्विसेज का जो ट्रेड होता है उसका सेटलमेंट, किसी भी तरह की सर्विसेज का ट्रेड का सेटलमेंट, दूसरे देश को दिए जाने वाले रेमिटेंस, बाहर से आने वाला रेमिटेंस, और किसी भी तरह का इंडिया में या बाहर हुआ जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो ट्रांसफ़र करते हैं, उन अमाउंट का सेटलमेंट जो होता है वो करंट अकाउंट के अंदर होता है। जबकि कैपिटल अकाउंट वो विंडो होती है जिसमें किसी देश को बाहर से मिलने वाली आर्थिक सहायता, यानी कि इंटरनेशनल एड, बाहर से लिए जाने वाला लोन, बाहर से आने वाला फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट, वो सब कैपिटल अकाउंट की विंडो पर आता है।
नॉर्मली इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो करंट अकाउंट के अंदर इंडिया को हमेशा लॉस होता है, यानी कि माइनस में रहता है, बिकॉज इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है। यानी कि हम डॉलर्स में खरीदे जाने वाला सामान जैसे कि ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, लिहाजा इसका इंपोर्ट बिल भी ज़्यादा होता है। इसको फिलफिल करने के लिए भारत अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर और जो हमारी बाकी की सर्विसेज हैं उनको भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत के वो नागरिक जो दूसरे देशों में काम करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, यूएस, कनाडा में काम करते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को वापस मनी भेजते हैं। वो फॉरेन करेंसी में होता है, उसको रेमिटेंस बोला जाता है। तो फॉरेन करेंसी का रेमिटेंस और सर्विसेज के थ्रू इस ट्रेड का जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसको फिलफिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से फुलफिलमेंट नहीं हो पाता और इस बीच के डिफरेंस को करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट कहीं से फुलफिल करना होगा। अब ये कौन फुलफिल करेगा? तो इसमें हमारी दूसरी विंडो यानी कि कैपिटल अकाउंट हेल्प करता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है फिस्कल डेफिसिट। क्या होती है फिस्कल डेफिसिट? एनुअली जब कोई भी सरकार किसी देश का बजट बनाती है तो वो अपनी अर्निंग्स उस देश के नागरिकों से लेने वाले टैक्स के फॉर्म में होती है। उस देश की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से जो टैक्स लेती है उससे अर्निंग होती है। उस अर्निंग के बदले में सरकार नागरिकों के लिए कई तरह की स्कीम्स बनाती है, उन स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च करती है। नॉर्मली कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने देश से जो अर्निंग प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। भारत में ये फिस्कल डेफिसिट ब्रिटिश के ज़माने में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रिटिश भारत से जितनी भी अर्निंग होती थी उससे भारत के लिए कोई विकास कार्य नहीं करते थे, बल्कि उस समय की जो फौज, जो सेना वो मेंटेन करते थे, जो हथियार खरीदते थे, या जो बेसिक नीड, जो भी डेवलपमेंट कार्य थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, रेलवे, पोस्ट सर्विसेज या और भी जो डेवलपमेंट कार्य हमको आज दिखता है, वो उनकी अपनी सेल्फ रिलायंस या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने किया था। लिहाजा उनका जो बजट था वो फोकस डेवलपमेंट पर ना होकर के सेल्फ रिलायंट था, इसलिए वो कभी भी फिस्कल डेफिसिट में नहीं रहते थे। उल्टा उनका बजट पॉजिटिव में रहता था और उस पैसे को वो लोग अपने कंट्री में भारत के लिए जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे, जो उनकी कंपनी को मेंटेन करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ ब्रिटिश के अंदर काम करते थे, उनका पेमेंट करने के लिए वो पैसा बाहर भेज देते थे। जैसे समझो उन्होंने इंडिया में रेलवेज़ को बनाने के लिए किसी कंपनी से लोन लिया, तो उस कंपनी के लोन को चुकाने के लिए भी वो भारत में जो बजट का पैसा इकट्ठा होता था उसको बाहर भेजते थे। और इस थ्योरी को हमारे कई विशेषज्ञों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा है, यानी कि भारत की संपदा को धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने देश की तरफ शिफ्ट किया। लेकिन जैसे ही देश 1947 में आज़ाद हुआ, भारत सरकार ने देश के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना शुरू किया और इसी के लिए 1955 में सरकार ने सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में सरकार ने देश को डेवलप करने के लिए बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े पावर प्लांट, बड़ी बड़ी सुविधाएं जो देश के लिए रिक्वायरमेंट थी वो सब का इनिशिएटिव लेना शुरू किया। लेकिन चूंकि उस समय इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था, इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो लिहाजा इंडिया मोस्टली बाहर से मिलने वाली आर्थिक मदद, बाहर से मिलने वाला लोन, इसी के ऊपर मुख्य रूप से निर्भर था। भारत ने इसके लिए क्या किया? भारत ने इसके लिए कई सारे के इंपोर्ट लिमिटेशंस लगा दिए। 1966 में गवर्नमेंट ने रुपीस का लगभग 36% डिवैल्यूएशन किया। पहले उसकी प्राइस 4.76 रुपीस पर डॉलर थी, वो बढ़कर अब 7.50 पर डॉलर हो गई। हालांकि किसी भी देश का फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ रुपीस को या उस देश की करेंसीज को डिवैल्यूएशन करने से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसके लिए और कई सारे स्ट्रक्चरल मेजर लेने होते हैं। किसी भी देश में फॉरेन एक्सचेंज तब आता है जब उस देश के अंदर बुनियादी सुविधाएं हो, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, वहाँ पर अच्छी चीप लेबर अवेलेबल हो और वेल ऑर्गेनाइज लेबर अवेलेबल हो, वहाँ के लॉ फॉरेन से आने वाली कंपनीज़ के सपोर्ट में काम करे, तभी कोई फॉरेन भारत में, जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आता है या किसी दूसरे देश में जाता है और वो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता है। इस बढ़ते दबाव के बीच 1960 में इंडो चाइना वॉर शुरू हो गया। लिहाजा भारत को अपना फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री वेपनाइजेशन के लिए खर्च करना पड़ा। इस बढ़ते दबाव के बीच धीरे धीरे फॉरेन एक्सचेंज कम होने लगा, लेकिन ये वॉर ख़त्म होने के तुरंत बाद 1965 में इंडो पाकिस्तान का फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो गया। इस वॉर ने फिर से फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर डाला और फॉरेन एक्सचेंज की दिशा और ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके बाद
देश में एक अकाल आया, उस अकाल ने डिप्लेशन को और हालत ख़राब कर दी। गवर्नमेंट पूरी तरह प्रेशर में थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करे। इस बढ़ते दबाव के कारण गवर्नमेंट ने आईएमएफ को मीटिंग किया, आईएमएफ से ऐड मांगी, किंतु आईएमएफ ने कहा कि आपका रुपया आर्टिफिशियली आपने हाई रखा हुआ है, मदद नहीं मिलेगी जब तक कि आप रुपये को डिवैल्यू नहीं करोगे। इस समय देश में सेंटिमेंट्स ऐसे थे कि रुपीस देश की शान हुआ करता था, यानी कि अगर रुपये को डिवैल्यू किया तो देश के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते थे। लिहाजा गवर्नमेंट ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी, किंतु देश के फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी विशेषज्ञों ने कहा कि रुपीस को डिवैल्यू करना ज़रूरी है, वो ऑलरेडी ही मार्केट में डिवैल्यूड है। अगर अर्थव्यवस्था बचेगी तो देश की इज्जत भी बचेगी। लिहाजा इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि रुपीस को डिवैल्यू किया जाएगा और उसके बाद रुपीस का सेकंड डिवैल्यूएशन हुआ। 1966 के डिवैल्यूएशन के साथ सरकार ने अपना पहला ऑब्जेक्टिव तो हासिल कर लिया, किंतु इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज करने जरूर थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए। इसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट नहीं बढ़े, उल्टा सरकार ने ब्रेक लगाते हुए एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ और एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी इंसेंटिव्स थे वो भी कम कर दिए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़े किंतु इंपोर्ट का बिल बढ़ने लगा, रुपया फिर से दबाव में आने लगा और 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ गया। इस वॉर की वजह से गवर्नमेंट को अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़े, कई सारे हथियार खरीदने पड़े, जिसका वजन अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर आया। चूँकि अमेरिका और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज इस समय पाकिस्तान के पक्ष में थे, लिहाजा उनकी तरफ से आने वाली मदद भी इंडिया को बंद हो गई। इसके साथ ही 1971 में यूएस द्वारा बनाया हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कर गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कर गया, इसका मतलब ये था कि इसके पहले यूएस ने अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पैक किया हुआ था, यानी कि उसकी करेंसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज थी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल फॉरेक्स एक्सचेंज सिस्टम कैसे काम करता है। इंटरनेशनली फॉरेन एक्सचेंज 3 तरह से काम करता है: फ्री फ्लोट मार्केट बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, मैनेज्ड मार्केट बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम और तीसरा करेंसी पैक्ड मार्केट बेस्ड एक्सचेंज। फ्री फ्लोट मार्केट बेस्ड सिस्टम के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर सभी तरह के व्यापारियों को, सभी तरह के ट्रेडर्स को अपनी करेंसी को फ्रीली दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज करने के लिए पूरी छूट होती है। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक एग्जांपल लूं, तो यहाँ पर कोई भी वह आदमी अगर अपने बिजनेस ट्रेड के जरिए किसी चीज़ को बेच करके बाहर से फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आता है तो वो फ्रीली उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकता है मार्केट में सेल करके। और अगर कोई आदमी अपने रुपीज़ को बेच करके डॉलर ख़रीदना चाहता है तो वो मार्केट में अवेलेबल डॉलर खरीद करके बाहर जाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये सिस्टम उन कंट्रीज़ में इजीली काम करता है जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, या फिर जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी डिमांड कम होती है, जैसे कि यूएस या फिर और कोई डेवलप कंट्रीज़। दूसरा हमारा सिस्टम होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर फ्री फ्लोट जैसा ही सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल करती है आरबीआई के ज़रिए, या आरबीआई जैसे किसी रिजर्व बैंक के ज़रिए। यानी कि करेंसी एक्सचेंज तो अलाउड है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कैपिटल अकाउंट जो होता है उसके अंदर करेंसी एक्सचेंज की एक लिमिट होती है, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर आप अपनी करेंसी को फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हो। यानी कि किसी तरह के ट्रेड के लिए, टूरिज़्म के लिए, सर्विसेज के लिए अगर आपको करेंसी को एक्सचेंज करना है, रेमिटेंस के लिए करेंसी एक्सचेंज करना है, वो आप इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या किसी को भारत में आकर के इन्वेस्ट करना है या भारत से किसी को बाहर इन्वेस्ट करना है तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है ताकि देश को करेंसी शॉक ना लगे। इसके अंदर जब करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है मार्केट में तो आरबीआई अपने पास जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं उनको सेल करके करेंसी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है पैक्ड करेंसी सिस्टम। ये दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम है। प्राचीन काल में जब ट्रेड सेटलमेंट होते थे तो उस समय कोई करेंसीज रिकॉग्नाइज नहीं थी, इसलिए गोल्ड ही इंटरनेशनल सेटलमेंट का ज़रिया होता था। यानी कि एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल ट्रेड होना है तो भले ही इंटरनल करेंसी उनकी कॉपर हो, सिल्वर हो या कुछ भी हो, इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ गोल्ड में सेटल होता था। तो एक तरह से करेंसीज गोल्ड के अगेंस्ट पैक थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ सभी देशों में पेपर करेंसीज आने लगी। पेपर करेंसीज आई तो उसके अंदर अब ये ज़रूरी हो गया कि कौन सी करेंसी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज की जाएगी।
तो इसमें उन देशों को फ़ायदा हुआ जिन देशों के पास गोल्ड रिज़र्व काफ़ी हद तक पहुंच रहा था। ब्रिटेन उस समय पूरी दुनिया पर राज करता था और कई देशों से लीगली और इलीगली बहुत सारा गोल्ड रिज़र्व उसने अपने पास जमा किया था। तो लिहाजा उसने वर्ल्ड का लीडर बना और उसने अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पैक कर दिया। क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, लिहाजा उसने अपनी करेंसी को भी पहले से ही पाउंड स्टर्लिंग के अगेंस्ट पैक किया हुआ था। आज़ादी के बाद भी भारत ने अपनी करेंसी को पाउंड के अगेंस्ट ही पैक करके रखा। यानी कि भारत का जितना भी व्यापार होता था वो पाउंड स्टर्लिंग करेंसी के साथ ही सेटल होता था। मोस्टली इंडिया का जितना भी ट्रेड और सर्विसेज का व्यापार होता था वो ब्रिटेन या स्टर्लिंग एरिया के जितने भी कंट्रीज़ थे, ब्रिटेन की जो बाकी की कॉलोनीज थी उनके साथ ही होता था। लिहाजा वो सेटलमेंट पाउंड के अंदर इजीली हो भी जाता था। लेकिन इससे हुआ ये कि भारत ने अपने जितने भी फॉरेक्स रिजर्व थे, मोस्टली जितने भी फॉरेक्स रिजर्व थे वो पाउंड स्टर्लिंग के फॉर्म में ही रखे हुए थे और ये सारा का सारा फॉरेक्स रिजर्व ब्रिटेन के बैंकों में स्टोर किया जाता था। इस पर भारत के आरबीआई या भारत की सरकार का, जो कि ब्रिटिश इंडिया की ही सरकार थी, उनका भी उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कि वो उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते थे। वर्ल्ड वॉर टू तक ये सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी उस पर इम्पैक्ट आया हुआ था कि उसकी इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया था। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है। उसके डिवैल्यूएशन होने की वजह से भारत की करेंसी के ऊपर भी असर आया, क्योंकि भारत की करेंसी उसके साथ में पैक्ड की हुई थी। यानी कि अगर पाउंड स्टर्लिंग का वैल्यू हाफ हो जाता है डॉलर के मुकाबले, तो भारत की करेंसी भी डॉलर के मुकाबले ऑटोमेटिकली हाफ हो गई। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो भारत का जितना भी फॉरेक्स एक्सचेंज था उसकी वैल्यू भी हाफ हो जाती। तो ये पैगिंग सिस्टम का एक ये बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जिस करेंसी के अगेंस्ट आपने पैक किया हुआ है वो करेंसी अगर स्टेबल नहीं रहे तो आपका पूरा फॉरेक्स रिजर्व खतरे में पड़ जाता है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम इसके आसपास ही काम करता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो जिम्मेदारी पहले इंग्लैंड के पास थी वो जिम्मेदारी यूएस ने उठाई। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के टाइम पर अमेरिका ने वर्ल्ड को ये ट्रस्ट दिया कि मैं अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पैक करता हूँ और आपकी करेंसीज को डॉलर के अगेंस्ट पैक कर दीजिए। लगभग वर्ल्ड के सभी कंट्रीज जो आईएमएफ के मेंबर थे इसके लिए एग्री हुए। भारत भी इसका मेंबर बना और उसने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैक किया। हालांकि भारत की करेंसी ऑलरेडी पाउंड स्टर्लिंग के साथ टैग थी तो वो गोल्ड के साथ इनडायरेक्टली टैग हुई और हमारा मोस्टली फॉरेक्स रिजर्व अभी भी पाउंड स्टर्लिंग के अंदर ही रहा। धीरे धीरे ये सिस्टम काम करता गया, लेकिन 1973 तक आते आते ये सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो गया। फेल होने का मेन कारण क्या था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की खुद की करेंसी पर इतना दबाव आ गया कि वो उसको गोल्ड के साथ पैग स्टेबल नहीं रख सका। वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिका का इतना ज़्यादा खर्चा हुआ कि उसके अंदर उसकी महंगाई की मार पड़ने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 1971 में ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अब डॉलर को गोल्ड के साथ पैग नहीं करेंगे। इससे जितने भी वर्ल्ड की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में पैक की हुई थी उन सबका भरोसा उसके ऊपर से टूट गया और सभी करेंसियाँ धीरे धीरे डॉलर से हट करके अलग अलग फ्रीली फ्लोट होने लगी। डॉलर धीरे धीरे डेप्रिशिएट हुआ। इस डेप्रिसिएशन का फ़ायदा इंडिया जैसी कंट्री जो कि डॉलर के साथ इनडायरेक्टली पैक थी उनको हुआ। 1971 तक भारत, अमेरिका और स्टर्लिंग का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से था कि इंडिया की करेंसी स्टर्लिंग पाउंड के साथ पैक की हुई थी और स्टर्लिंग पाउंड ब्रेटन वुड्स रिलेशन की वजह से अमेरिकन डॉलर के साथ पैक किया हुआ था। एक फिक्स एक्सचेंज रेट की हुई थी ब्रेटन वुड के अकॉर्डिंग। और धीरे धीरे जब इंटरनल प्रॉब्लम ब्रिटेन के अंदर आती थी, यूके के अंदर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से जब उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होती थी तो इंडियन करेंसी स्टर्लिंग के साथ लिंक होने की वजह से इंडिया को भी अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ता था। ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया था जिसका इंडिया बार बार विक्टिम बन रहा था। इसकी वजह से इंडियन पॉलिसी मेकर परेशान रहते थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के भी इंडिया को अपनी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करना पड़ता था। इंडिया इस सिस्टम से छुटकारा पाना चाहता था और 1971 से 1975 के बीच जो परिस्थितियां बनी उसकी वजह से इंडिया को ऐसा मौका मिला जिसमें 1973 में होने वाला इजराइल गल्फ वॉर, जिसकी वजह से ऑयल प्राइजेस शूट अप कर गए और इंडिया के रिजर्व्स के ऊपर बड़ा लोड आने लगा
इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ने लगा, डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन डॉलर उतने थे नहीं, जिसकी वजह से इंडिया का सीएडी बढ़ने लगा और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे कम होने लगा। इससे परेशान होकर के और ब्रेटन वुड के फेल होने की वजह से भारत ने 1975 में अपनी करेंसी को डिसाइड किया कि अब हम स्टर्लिंग से पैगिंग हटा देंगे। इंडिया ने अपने स्टर्लिंग रुपी लिंक को तोड़ा और एक बास्केट ऑफ करेंसी के साथ मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया। इस सिस्टम के अंडर इंडिया की करेंसी एक पूल ऑफ करेंसीज के साथ मैनेज होती थी और आरबीआई उसके अगेंस्ट में जब भी डॉलर की डिमांड ज़्यादा आती थी या किसी भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा आती थी और उससे अगर रुपया डिप्रिशिएट होता था तो आरबीआई अपने पास रहने वाले रिजर्व्स को ओपन मार्केट में सेल करके रुपीस की प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करता था। इस कोशिश में वो सफल भी रहा, क्योंकि रुपये की प्राइस 1971 में लगभग 8 रुपये से लेकर के 1980 तक ये 8 रुपये तक ही स्टेबल रही। बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ, पर मोर और लेस करेंसी प्राइस 8 रुपये पर स्टेबल रही। इस बीच में इस करेंसी ने 1979 के गल्फ वॉर को सहा और उसके बाद में जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन देश में इन्फ्लेशन की वजह से आए, उसको भी आरबीआई ने अपनी पॉलिसीज़ के साथ साथ मैनेज करते हुए करेंसी को स्टेबल रखा। लेकिन धीरे धीरे चूँकि देश के अंदर इंटरनली इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, देश में स्ट्रक्चर इतने मजबूत नहीं था कि भारत में डॉलर इन्फ्लो बढ़े। डॉलर इन्फ्लो कैसे बढ़ेगा? जब आप देश से एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, ऐसे प्रोडक्ट देश से बाहर बेचोगे जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, तो आपके देश में डॉलर का इन्फ्लो बढ़ेगा। ऐसा कुछ इंडिया के अंदर हो नहीं रहा था। इंडिया की इंडस्ट्रीज़ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं थी। इंडिया कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा था जो वर्ल्ड में जा कर के अपनी जगह बना सके और भारत के एक्सपोर्ट बढ़ा सके। भारत अभी भी वही प्राइमरी प्रोडक्ट जो आज़ादी के समय सेल किया करता था, मेनली एग्रो प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहा था और उन्हीं से इंडिया की ज़्यादातर फॉरेन करेंसी आती थी। 1971 से 1980 तक आरबीआई ने रुपीस को प्रॉपरली डिफेंड किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए इन्फ्लेशन और धीरे धीरे बढ़ते हुए सरकार के बजट घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट की वजह से देश की इकोनॉमी उतनी सॉलिडली स्ट्रॉन्ग मजबूत हो नहीं रही थी, लेकिन देश का ट्रेड डेफिसिट ज़रूर बढ़ता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व था, जो फॉरेक्स रिजर्व था, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता गया और 1990 आते आते स्थिति ये आ गई कि भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्तों का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था जिससे वो इम्पोर्ट बिल पे कर सकती थी। ये स्थिति काफ़ी नाजुक थी। भारत सरकार ने भी और आरबीआई ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा उनके पास था नहीं। 1990 में गल्फ वॉर स्टार्ट होने की वजह से ऑयल के प्राइजेस बढ़ने लगे, लिहाजा गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल भी बढ़ने लगा। इंपोर्ट बिल बढ़ा तो फॉरेक्स के ऊपर दबाव बढ़ा और इसकी वजह से फॉरेक्स रिज़र्व काफ़ी हद तक नीचे आ गए और फाइनली इस फॉरेक्स रिज़र्व को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा कि वो आरबीआई में रखा हुआ अपना गोल्ड किसी दूसरे कंट्री के पास गिरवी रखेगी। जी हाँ, यही भारत का एक टर्निंग पॉइंट था। भारत सरकार ने रातों रात अपलिफ्ट किया। लगभग 68 टन गोल्ड भारत से अपलिफ्ट होकर यूनाइटेड किंगडम और स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया और उसके बदले भारत को फॉरेक्स रिजर्व मिले। ये घटना अप्रैल 1991 की थी। इसके कुछ दिनों बाद भारत में सरकार चेंज हुई। भारत में कांग्रेस की नई सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री बने श्री पीवी नरसिंह राव। उस समय उन्होंने भारत के वित्त मंत्री के तौर पे किसी राजनीतिक हस्ती को चुनने की बजाय एक मंझे हुए इकोनॉमिस्ट को चुना और वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बने और जैसे कि लोगों को उनसे उम्मीद थी कि वो भारत की इकोनॉमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए कुछ नया लेके आएंगे, और जैसे ही उन्होंने अपना पहला बजट भाषण दिया उसके अंदर उन्होंने कई सारे ऐसे बदलाव मेजर्स लेके आए जिसके बाद भारत की इकोनॉमी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहला बदलाव था भारत के रुपए का डीवैल्यूएशन करना। अब तक भारत का रुपया $1 के मुकाबले जो 18 रुपये के आसपास आ पहुंचा था, डॉक्टर सिंह ने उसको 2 स्टेज में डिवैल्यू किया और वो लगभग 20% गिर के 22 रुपये के आसपास चला गया। यहाँ से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ और इसके बाद इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे वो आउटसाइड मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो गए, उनकी डिमांड बढ़ने लगी और भारत के अंदर इसके बाद डॉलर इनफ्लो बढ़ने लगा। इसके साथ साथ दूसरा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म किया गया LERMS।
यानी कि लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या था ये सिस्टम और कैसे काम करता था और इसके पहले क्या होता था, ये जानना ज़रूरी है। इसके पहले वाले सिस्टम में जब कोई भी भारत का एक्सपोर्टर अपने किसी ट्रेड को बाहर बेचता था तो उसके बदले मिलने वाली सारी की सारी डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहता था। कंट्रोल नहीं रहता था इन द सेंस वो उस डॉलर को सीधे भारत सरकार को आरबीआई के माध्यम से भारत सरकार को डिपॉजिट करता था और वो उस डॉलर को वापस से इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके बदले उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी पैसा पैक करेंसी के अकॉर्डिंग पैक सिस्टम के अंदर जो भी इंडियन रुपीस बनता था वो मिल जाता था, लेकिन डॉलर्स उसके पास नहीं होते थे। यानी कि वो अगर कुछ चीज़ इंपोर्ट करना चाहे तो उसे फिर से आरबीआई को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी डॉलर के लिए और ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग होता था। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती थी कि अंडर इन्वॉइसिंग होती थी कि अगर किसी आदमी को ये मालूम है कि जितना डॉलर वो लेके आने वाला है इंडिया के अंदर वो उसको मिलने वाले नहीं हैं और उसका वैल्यू भी उसको उतना नहीं मिलने वाला जो मार्केट के अंदर चल रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट का अंडर इन्वॉइसिंग करते थे और 100 रुपये के प्रोडक्ट को 50 रुपये का ही दिखाते थे, जिससे बाकी के 50 रुपये इनडायरेक्ट इन्वॉइसिंग जैसे कि हवाला या और कोई दूसरे रास्ते जैसे कि गोल्ड स्मगलिंग इसके थ्रू इंडिया में लाया करते थे। सारे लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कई सारे लोग अपने पैसे को बचाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी से छुपने के लिए ये रास्ता भी अपनाते थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नया सिस्टम लेके आए। इस सिस्टम के अंदर उन्होंने कहा कि अब जो भी ट्रेडर या बिजनेसमैन इंडिया में डॉलर लेके आएगा उसका 40% उसको आरबीआई को जमा करना होगा गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की हुई रेट के ऊपर और बाकी का 60% वो ओपन मार्केट में सेल कर सकते थे या अपने अकाउंट में रख सकते थे और जब भी नीड हो उसका यूज़ कर सकते थे। इससे इंडिया का मार्केट खुला, इंडिया का मार्केट वाइड ओपन हुआ और कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया के अंदर आने लगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बिलीव करते हुए। यहाँ से इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना शुरू हुआ। इसके 2 साल बाद भारत ने अपनी करेंसी जो एक पैक सिस्टम पे चला रखी थी उसको बंद कर दिया और भारत अब एक फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एंटर कर गया। यहाँ पर पूरी तरह से फ्री फ्लोट नहीं था बिकॉज अभी भी आरबीआई उसको मैनेज कर रहा था। यानी कि मार्केट में ट्रेडिंग रुपी की किसी भी डॉलर या किसी दूसरी करेंसी के साथ फ्री कर दी गई, लेकिन अगर रुपी की वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता था तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व को मार्केट में बेच करके उसकी वैल्यू को स्टेबल करने का ट्राई करता था। ये सिस्टम तब से लेकर आज तक एज इट इज जारी है। आज भी मार्केट में ओपन मार्केट के अंदर रुपये की वैल्यू डॉलर के साथ में फिक्स नहीं है। ट्रेडर्स ट्रेड करते समय उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, जो मार्केट फोर्सेस होती है वो रुपये की प्राइस डॉलर के कर आज तक वैसे ही काम कर रहा है। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ने लगे और ये एक टाइम आकर के लगभग 100 बिलियन को क्रॉस कर गए, जो एक बड़ा आंकड़ा था। इसके बाद सरकारों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो सब रिफॉर्म किए जो किसी देश को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी थे। धीरे धीरे इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लायक हुए, आउटसाइड मार्केट में कॉम्पीट करने लगे और भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लगा, जो 2025 में लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। इस बीच में 1993 से लेकर के 2025 तक कई सारे ऐसे बदलाव आए जिससे रुपया फ्लक्चुएट हुआ। इसमें 1997 का साउथ एशिया इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसमें कई सारे देशों की करेंसी कोलैप्स कर गई। इस दौरान इंडिया की करेंसी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई बिकॉज इंडिया एक मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था और रुपए की वैल्यू को कंट्रोल नहीं करता था, सिर्फ मैनेज करता था। इसकी वजह से इंडिया उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद भी कई सारे ग्लोबल क्राइसिस आए, लेकिन आरबीआई ने अपने मैनेजमेंट के जरिए रुपए की प्राइस को मार्केट में स्टेबल बनाए रखा। हालांकि रुपया मार्केट में ओपन था लेकिन फिर भी प्राइस स्टेबल बनी रही। इसके बाद आता है 2007 का अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। डॉलर की प्राइस डिप्रिशिएट हो रही थी और सभी करेंसीज़ की वैल्यू कोलैप्स होती जा रही थी। अमेरिका के कई सारे बड़े बैंक इसमें डूब चुके थे, लेकिन आरबीआई के बढ़िया मैनेजमेंट और रुपए के बढ़िया प्रदर्शन, भारतीय इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती की वजह से रुपया यहाँ से भी नेविगेट करते हुए बाहर निकला। हालांकि इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती गई और ये करेंसी $40 के मुकाबले 40 रुपये और 40 से धीरे धीरे बढ़ के 50 रुपये तक पहुँची और 2013 के बाद ये वैल्यू
तेज़ी से बढ़ते हुए हाल के दौर में 50 रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर के वर्तमान में 80 रुपये प्रति डॉलर तक आ गई थी। लास्ट ईयर तक ये वैल्यू 80 रुपये प्रति डॉलर तक थी, जो पिछले एक साल से आ रहे बदलावों की वजह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिसंबर के महीने में 90 रुपीज़ को क्रॉस कर गई। 2023 के शुरुआत में रुपये की डॉलर के मुकाबले वैल्यू लगभग 82 रुपीज़ पर फिक्स थी। उसके बाद कुछ देश में और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बदलाव आए, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे गिरते गिरते नीचे की ओर आने लगी। क्या थे ये बदलाव और ऐसे क्या हुआ इन 2 सालों में कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 90 को क्रॉस कर गया? इसके 3 या 4 प्रमुख कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है इन्फ्लेशन। जब किसी भी देश में इन्फ्लेशन आउटसाइड कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा होता है तो उस देश की करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब किसी देश की परचेजिंग पावर कम हो रही है, करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी करेंसी के अगेंस्ट डिप्रिशिएट करने लगता है। तो क्या इंडिया में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था? नहीं। पिछले 2 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर और क्या कारण थे? इसका दूसरा बड़ा कारण था कोविड। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के टाइम काफ़ी बुरी तरह अफेक्ट हुई थी और भारत का फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था। इसके साथ साथ पिछले 2 साल में ऑयल की प्राइसेस भी काफ़ी वोलेटाइल रही थी, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड हाई होने लगी। बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट और डॉलर की डिमांड ने रुपये के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से रुपये धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलने लगा। इसके अलावा यूएस के द्वारा कुछ ऐसे मेजर लिए गए और कई सारे डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा कुछ ऐसे मेजर लिए गए जिसकी वजह से डॉलर का आउटफ्लो इंडिया से बढ़ने लगा। क्या थे ये मेजर? यूएस की इकोनॉमी ने अपने अंदर फेड के ज़रिए ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया। जब कोई भी डेवलप कंट्री, जिसमें खासकर यूएस, अपनी ब्याज दरों को बढ़ाता है तो सभी इन्वेस्टर बाकी देशों से अपना पैसा निकाल करके यूएस की तरफ दौड़ते हैं, बिकॉज वो यूएस की करेंसी के अंदर, यूएस की इकोनॉमी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहती है तो उनका जो ब्याज दर ज़्यादा रहने के बावजूद जो आउटपुट मिलता है वो इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाता है। ऊपर से करेंसी एक्सचेंज की वजह से भी वैल्यूएशन नीचे चला जाता है। तो उनको ये डर रहता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम यूएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यूएस में जैसे ही फेड अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जितने भी डेवलपिंग नेशंस है वहाँ से यूएस डॉलर पर दबाव बढ़ता है। यूएस डॉलर उन कंट्रीज से निकल करके यूएस की तरफ मूव करती है। पिछले 1 साल में ये दबाव इंडिया की करेंसी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा था, इसलिए इंडियन शेयर मार्केट से अच्छा खासा डॉलर निकल के यूएस की तरफ चला गया। इसने यूएस डॉलर ने भारत के रुपए के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और भारत का रुपया धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलने लगा। इन सब कारणों को अगर हम समझें तो इसमें प्रॉब्लम इकोनॉमिकल कम, यानी कि देश की इकोनॉमी की इंटरनल प्रॉब्लम्स कम है, बल्कि बाहर से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है या बाहर दूसरी इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आए उन्होंने हमारे रुपये को ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू धीरे धीरे डिप्रिशिएट होकर के 90 को क्रॉस कर गई। लेकिन क्या गिरता हुआ रुपया कुछ नुकसान करता है? बिल्कुल करता है। अगर रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरती चली गई तो भारत का जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। यानी कि आम नागरिकों की ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जिसको हम बाहर से कच्चे तेल के फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइसेस बढ़ेगी बिकॉज वो हम डॉलर्स में पे करते हैं। और अगर डॉलर महंगा हुआ तो वो सीधा सीधा लोड नागरिकों के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसकी वजह से इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इससे सिर्फ नुकसान होता है? इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जब रुपया डिप्रिशिएट होता है तो इंडिया में बनने वाली चीज़ें बाहर बनने वाली चीज़ों की कंपैरिजन में सस्ती हो जाती है और एक्सपोर्टर के लिए ये एक अच्छी बात होती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को इजीली बाहर बेच सकते हैं। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं होता जितना दिखता है, बिकॉज एक्सपोर्ट करने के लिए और भी कई सारे फैक्टर काम करते हैं, जिसमें आपकी जो मार्केट की जो इकोनॉमी है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप अपना प्रोडक्ट कितना सस्ता बना पा रहे हो, कितना अच्छा बना पा रहे हो, ये सारे फैक्टर भी काम करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने जाना कि किस तरह से भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले एक बड़ी यात्रा ट्रेवल करते हुए पाउंड स्टर्लिंग से होते हुए डॉलर तक पहुंचा और वो आज की स्थिति में कैसे पहुंचा। हमारा ये डिस्कशन आगे भी हम लोग करेंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।